गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराव चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज का जो ब्लॉग है वो हमारी महिंद्रा के ऊपर होने वाला है। दूसरा ब्लॉग, मतलब महिंद्रा के तो मैंने काफ़ी ब्लॉग निकाले, लेकिन इसके ऊपर फिर एक और ब्लॉग होने वाला है। और इस बार जो ब्लॉग होने वाला है वो इसकी कमियों के ऊपर है, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को बोला कि आप इसकी अच्छाइयाँ बता रहे, कमियाँ नहीं बता रहे। मैंने दोनों मिक्स बताई, लेकिन स्पेसिफिकली कमियों के बारे में नहीं बताया, तो आज इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए रास्ते में बात करते हैं आपसे। कभी हम बताएंगे, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ आप इस पे ध्यान दीजिएगा, बाद में बात करते हैं इसको लेके। बेसिकली जब मैं कमियों की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है, और ये डिपेंड करता है कि आप एज ए यूज़र किस तरीके की फैसिलिटी आप चाहते हैं किसी गाड़ी में, या क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और कई बार दोनों चीज़ें, मतलब आपके हिसाब से अगर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और जो कुछ आपको नहीं भी चाहिए होता है लेकिन आप फिर भी आपको मिल जाती हैं, तो उस केस में आपके प्राइस रेंज वगैरह काफ़ी ऊपर चली जाती है। लेकिन प्राइस रेंज ऊपर जाने के बाद भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली आपको नहीं मिल पाती हैं, और वो क्या नहीं मिल पाती हैं वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। महिंद्रा एक्सयूवी के आपने मेरे काफ़ी व्लॉग्स देखे होंगे, और मैंने काफ़ी बार महिंद्रा के बारे में बात करी है। मैंने उसमें स्पेसिफिकली कमियों की बात तो नहीं करी है, लेकिन ये रीजनिंग दी है कि क्या होता कैसा है, वो उसके बारे में बात की। तो जैसे सबसे बड़ी बात जो XUV 300 के बारे में ये बोला जाता है बूट स्पेस के बारे में, कि इसका बूट स्पेस कम है। नो डाउट, अगर आपको बड़े बड़े बूट स्पेस लेना है, बिग फैमिली है, फैमिली के साथ जाना है, सामान ज़्यादा है आपका, तो उसमें आपको चैलेंज आता है। लेकिन अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे पैकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे को उतना चैलेंज नहीं आया था एज ए इंडिविजुअल, और दैट वाज नॉट माय प्रायोरिटी कि मेरे को बूट स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी स्मॉल फैमिली है, उस हिसाब से इट इज़ मैनेजेबल। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोग बूट स्पेस को लेके इसको थोड़ा नापसंद करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा लोगों से, महिंद्रा XUV ओनर से, और मेरे को भी ये थोड़ी सी इश्यूज आई थी इसको लेके। वो ये इशू आई थी कि जब ये गाड़ी है शुरू में कहीं ना कहीं, ऑल्दो मेरी गाड़ी जो है पेट्रोल वर्जन है, तो इसमें क्या था कि यहाँ पे डैशबोर्ड में कर करके आवाज आती है कभी कभी, एंड ये मेरे को बीच में शुरू हो गई थी कर करके आवाज। आई थॉट क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ दिनों बाद अपने आप ही वो आवाज बंद होगी। लेकिन मैंने जो और लोगों के रिव्यूज देखे हैं उसमें उनको कंटिन्यू एक्चुअली रहा है वो चैलेंज। तो वो एक इशू है, क्योंकि वो डैशबोर्ड में आ रही है, किसी को कहीं और आती है, तो गाड़ी में कहीं ना कहीं फिटमेंट का थोड़ा सा इशू आ जाता है शायद, जिसकी वजह से ये आवाज़ आती होगी। दूसरा तीसरा जो भी है, इसकी जो इंटीरियर्स है उसको लेके, बिकॉज इंटीरियर इसका जो है ओल्ड स्टाइल में है, इट्स नॉट ऑन है आजकल जो चलता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से डैशबोर्ड वगैरह नहीं है। तो ये अगर आपको लगता है कि आपको डैशबोर्ड अच्छा चाहिए, बढ़िया सा चाहिए, तो उस हिसाब से ये गाड़ी नहीं है, क्योंकि डैशबोर्ड इसका बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत ही सिंपल लुक देता है, ओल्ड टाइम का लुक देता है। हाँ, आजकल ओल्ड फैशन जैसे भाव वापस आ रहा है, उस हिसाब से ओल्ड लुक देता है। तो इस पे महिंद्रा ने कुछ काम ज़्यादा किया नहीं है। दूसरा, जैसे एप्पल कार प्ले बोलो या एंड्रॉयड बोलो, वो वायरलेस नहीं है, और आपको वायर लगा के ही इस पे आपको सारे फंक्शंस चालू करने पड़ते हैं। सो ये एक इशू उसका है। दूसरा एक जो मैंने कॉमन देखा है, कि हालांकि ये मैं इशू नहीं बोलूँगा क्योंकि हम शहर में हैं, या शहर हो या गांव हो या कहीं पे भी हो, बट आप ऐसे एरिया में हो जहाँ धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा है, या आप खिड़की खोल के गाड़ी चलाते हैं, तो आपके गाड़ी के अंदर का जो इंटीरियर है वो पूरा वाइट कलर में है, तो वो गंदे होने के चांसेस होते हैं। हालांकि मेरा उतना इंटीरियर खराब नहीं हुआ है, बट गंदा तो हुआ है, तो दिखता है, उतना दिखता नहीं, बट जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से नहीं है। बट येस, दिस इज वन मोर रीजन कि आप बोल सकते हो कि अंदर का इंटीरियर पूरा का पूरा, ये जो इसकी बातें कर रहा हूँ मैं, दिस ऑल आर वाइट। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप बोले नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ा कम है, शहरों में तो चल जाता है, क्योंकि आप जो मैंने पहले गाड़ी चलाई थी उनका ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत ही कम था, तो उस हिसाब से तो मेरे को बेटर लगती है। लेकिन जब आप पहाड़ों में जाते हो या ऐसे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रोडों में जाते हो, तो ये गाड़ी
उस हिसाब से उतने गैप्स के लिए नहीं बनी, वहाँ आपको बहुत संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है। तो उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस कम है। थार वगैरह जो गाड़ी है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, उस मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो वो नहीं है। तो अगर आप शहर के पर्पस में, हाईवे पर्पस पे ही चला रहे हैं देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आप गाँव में जाएंगे और वहाँ पे आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलानी है गाड़ी, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस का भी ध्यान देना पड़ेगा। मैंने लिख के रखे पॉइंट्स क्या क्या हैं, मैंने कहा आपको बताते रहेंगे। दूसरा, इसका जो एसी है, एसी हालांकि स्ट्रॉन्ग है, कोई इशू होता नहीं, लेकिन इसके पीछे रियर में एसी नहीं दिया गया है। अब क्यों नहीं दिया गया ये महिंद्रा ही जाने, क्योंकि अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो 15-16 लाख की गाड़ी पड़ती है। मेरा हाई एंड मॉडल है मैनुअल में, तो उतने की गाड़ी पड़ जाती है, 14-15 लाख के आसपास गाड़ी पड़ जाती है। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको चीज़ें में नहीं मिलती। और अगर आप सारी चीज़ें कंपेयर करें तो उस हिसाब से लोग नेक्सॉन के तरफ जा सकते हैं जो 1-2 लाख रुपया कम पड़ती है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस कि आपको कैसी गाड़ी चाहिए या लुक आपका मैटर करता है कि नहीं करता। सनरूफ की अगर हम बात करेंगे, सनरूफ इसमें दिया गया है नो डाउट, लेकिन सनरूफ इज अगेन मैनुअल। ये आपका ऑटोमेटिक नहीं, सिर्फ आपको ये जो फ्लैप है उसका, जो फ्लैप को आपको हाथ से करना पड़ता है, बाकी इसका बटन है दैट इज फाइन, बट जो फ्लैप है वो आपको हाथ से करना पड़ता है। बट और कारों में अगर आप देखोगे तो वो सब कुछ आपका बटन ऑपरेटेड ही चलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ एक और इशू जो मैंने इसका नोटिस किया है और वो मेरे को थोड़ा जेन्युइन लगता है काफ़ी, एक तो इसकी लाइट का इशू है। मतलब आप हाईवे पे चल रहे हैं या आप अंधेरे में कहीं चल रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, तो वहाँ पे इसकी लाइट थोड़ी कम है। हाई बीम, लो बीम काफ़ी कम है, वो उतना थ्रो नहीं मारती है। हाई बीम मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप हाई बीम पे चला रहे हो तो एक्चुअली लो बीम है। और कई गाड़ियों में क्या होता है, लो बीम जो हाई बीम के हिसाब से होती है, हाई बीम और हाई बीम होती है, तो उस हिसाब से वो थ्रो जो है उतना नहीं है इसका। इसके अलावा सनरूफ हमने बात कर लिया, डैशबोर्ड हमने बात कर लिया, एसी के बारे में हमने बात कर लिया है, साउंड के बारे में हमने बात कर लिया कि आवाज़ आती रहती है, लाइट के बारे में हम बात कर चुके, ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मेरे को और कमी इसमें नज़र नहीं आती है। बट जैसे मैंने बोला कि जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो आप कुछ चीज़ें दिमाग में रख के जाते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ें अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद आपको दूसरी चीज़ करने की या दूसरी आपको मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मैंने जब अपनी गाड़ी ये लेने के लिए गया था तो उस टाइम पे मैंने सेफ्टी को ज़्यादा तवज्जो दी थी और सेफ्टी को ही मैंने ध्यान दिया था। उस टाइम मेरे को अंदर का इंटीरियर कैसा है क्या है वो सब पे ध्यान नहीं दिया था। मेरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था, बाइंग पॉइंट जो था, वो खाली सेफ्टी का था। तो ये है। इसके अलावा और मेरे को एज सच कोई इशू इसका दिखता नहीं है। आई थिंक दैट्स ऑल। सो इतनी पॉइंट्स के साथ मैं आपको इसको शेयर करता हूँ। आप तो इतने पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स व्हाट आई फील इज मिसिंग। बाकी तो गाड़ी ठीक ही है, मैं तो चला ही रहा हूँ बढ़िया से। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया गाड़ी को चलाते हुए, कोई अभी तक कोई तकलीफ दी नहीं है। मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सेफ्टी के लिए जानी जाती है ये गाड़ी। सो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।